welcome to Electrostatics Workbook 1. See, at the end of the third lecture, I've told you that we are providing you a PDF format of the workbook covering the 3 lectures of electrostatics. Now, basically, आज की virtual class में हम उसी workbook से problem solve करने जा रहे हैं. तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट लेक्चर और एप्लीकेशन लेक्चर, इट इज़ रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर वर्कबुक जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली ये लेक्चर्स आपको तभी मैक्सिमम बेनिफिट करेगा कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीनों लेक्चर्स जो थे मेरे लेक्चर 1, 2 एंड 3 उन्हें प्रॉपर्ली वॉच कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं, कायदे से आपने सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को, इस वर्चुअल क्लास को आगे वॉच कर रहे हो तो यू आर रेडी विद दिस रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीटिंग द 3 लेक्चर्स. ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके फ्लो के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, फॉर्मूले, पॉइंट्स, जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो बहुत क्लियर होने चाहिए. ओके, नाउ सी द वर्कबुक कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. आज की क्लास में मैं उसके जितने अच्छे सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे. फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आप खुद वर्कआउट करोगे सेल्फ. ठीक है, और उसके बाद जब आप वर्कआउट करोगे, क्योंकि हर वेराइटीज़ की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी क्लास में आज डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप वर्कआउट करोगे वो मैक्सिमम हो जाएंगी. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो एंड वी विल डिस्कस द solution or approach as soon as possible. ठीक है, तो I guess you are ready for proceeding ahead with the workbook 1. तो open your workbook 1 अगर आपके पास हार्ड कॉपी है उसकी. ठीक है, नहीं तो आप उसे एक नए विंडो पे, एक नए टैब पे ओपन कर लीजिए एंड वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर ऑफ वर्कबुक 1. प्रॉब्लम नंबर 8. ठीक है, पेज नंबर 10 आप वर्कबुक का देखिए. प्रॉब्लम नंबर 8. तो प्रॉब्लम नंबर 8 इज सेइंग, देखिए ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है, इट इज रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस. कई आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी जहां हमें 2 सिनेरियोस दिया जाएगा जहां हमें फोर्सेस को कंपेयर करना होगा. ठीक है, तो हम इसमें क्या, हमारी आउटलाइन क्या होगी, हम दोनों सिनेरियो के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बना देंगे. हम दोनों सिनेरियो के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बना देंगे और फिर हम उन्हें डिवाइड कर देंगे टू कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, और जो भी अननोन होगा वो नोन के टर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो सी द प्रॉब्लम नंबर 8 इज सेइंग 2 point charges repel each other with a force F when kept in vacuum. If the individual charges are doubled, the distance between them is halved and they are kept in oil of dielectric constant 20, what will be the force between them? ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि 2 चार्जेस है और वो वैक्यूम में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स F. अब आपने इंडिविजुअल चार्जेस को डबल कर दिया, जो उनके बीच का डिस्टेंस उसको हाफ कर दिया और साथ में मीडियम भी बदल दिया, यानी चार्जेस को ऑयल में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, और पूछा अब उसमें नई फोर्स क्या होगी. ठीक है, तो वी विल अप्लाई द सेम अप्रोच विच आई टोल्ड यू कि 2 सिनेरियो में 2 मैथमेटिकल इक्वेशंस बना लीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए. तो देखिए जो केस 1 है हमारा, केस 1 वो वैक्यूम का है, राइट. तो मान लीजिए मैं चार्जेस ले रहा हूँ Q1, Q2 और डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, R. ठीक है, तो फोर्स इन वैक्यूम अप्लाई कूलम्स लॉ, सो विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ठीक है, ये वैक्यूम का केस हो गया. केस 2 हम ऑयल का केस ले लेते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द इंडिविजुअल चार्जेस आर डबल्ड. तो अगर आप चार्जेस को डबल कर दिए तो ये चार्ज कितना हो जाएगा 2Q1 और ये Q2 कितना हो जाएगा 2Q2, और जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2. ठीक है, और K कितना है, K की वैल्यू 20 दी हुई है, क्योंकि यहाँ तो K का रोल होगा ना, ये वैक्यूम तो है नहीं. ठीक है, तो व्हाट विल बी द फोर्स इन ऑयल, तो यू कैन राइट फोर्स इन ऑयल अप्लाई कूलम्स लॉ. ये आ गया. अब यहाँ पहला चार्ज क्या लेंगे 2Q1, दूसरा 2Q2, तो 2Q1 2Q2 और डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर, सो विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए 2 × 2 4, मॉडुलस के बाहर ले आया मैं, Q1 Q2 R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो यू विल गेट R स्क्वायर बाई 4, यहाँ K हो गया. दिस इज द फोर्स इन ऑयल. तो व्हाट विल बी द फोर्स इन ऑयल, इस 4 को ऊपर ले आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
4 इंटू 4 16 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो देखिए हमने दो इक्वेशंस बना ली, एक वैक्यूम के लिए एक ऑयल के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। से इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूं। सो आई गेट फोर्स ऑफ ऑयल बाय फोर्स ऑफ वैक्यूम। सो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 16 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो लेट अस कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, Q1 Q2 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी इक्वेशन आ गई फोर्स ऑफ ऑयल बाई फोर्स ऑफ वैक्यूम इज व्हाट 16। अब देखिए यहाँ 16 बाई के है, तो न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो K है, तो इस फ्रैक्शन में K नीचे आ जाएगा, तो दिस इज 16 बाई K। तो देयरफॉर फोर्स ऑफ ऑयल इज व्हाट 16 टाइम्स द फोर्स ऑफ वैक्यूम बाई K, और K की वैल्यू कितनी दी है 20, तो ये कितना हो गया 16 बाई 20 द फोर्स इन वैक्यूम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, now say problem number 13th of your workbook. A charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another charge at the top of your house, and the distance between them is 2 kilometers. Find the force exerted by the charge on each other. How many times of your weight is this force? ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13th of the workbook. See, यहाँ पे कह रहा है कि सपोज दिस इज द कॉलेज बिल्डिंग और यहाँ पे आपने कितना चार्ज दे दिया 1 कूलम का, और सपोज ये हमारा घर है, इसको हमने कितना चार्ज दे दिया 1 कूलम का, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछा इनमें एक दूसरे पे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे वेट का कितना टाइम्स होगी। ठीक है, तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो वेरी करेगा सबके लिए, क्योंकि सबके वेट अलग होंगे। ठीक है, तो पहला की पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे हम इन्हें पार्टिकल्स पॉइंट चार्जेस मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर वो बिल्डिंग्स की साइज से काफ़ी ज़्यादा है, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस एंड वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। तो Q1 is same as Q2 is same as 1 coulomb and R is equal to what 2 kilometer. Let us convert in meter, 2 into 10 power 3 meter. So let us apply Coulomb's law. F will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, vacuum है, there is no need to write K, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now this will be 9 into 10 power 9, 1 coulomb, and this is 2 into 10 power 3 whole square newtons, and when you will solve it you will get the value of 2.25 into 10 power 3 newtons. ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज सेइंग कि ये फोर्स हमारे वेट के कितना टाइम्स होगी। तो ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट का आंसर हम सबके लिए अलग आएगा, क्योंकि हम सबका वेट अलग है। तो मान लीजिए मैं अपना मास ले रहा हूँ 70 kg और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मेरा वेट हो जाएगा mg, दैट इज 700 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इस रेशियो को निकालता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स बाय माय वेट, तो मेरा आंसर आएगा 2.25 into 10 power 3 divided by 700, न्यूटन विल गेट कैंसल्ड अवे, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये फोर्स मेरे वेट की कितना टाइम से 3.2 टाइम्स है। ठीक है, now let's see problem number 15th of the workbook. Now see, problem 15 is saying that we have 10 positively charged particles which are kept on the x-axis at the points 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, so on till 100 centimeter. और आपको हर एक पार्टिकल का चार्ज दिया है। पहले का है 1 into 10 power minus 8, then 8 into 10 power minus 8, so on till
The 10th one is having a charge of 1000 into 10 power minus 8 coulomb. And find the magnitude of the force on 1 coulomb charge placed at the origin. ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे 10 पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड है. कहाँ कहाँ? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सो ऑन टिल कहाँ तक? 100 सेंटीमीटर तक. ठीक है, और इनके चार्जेस कितने हैं? तो पहले पे कितना चार्ज है? 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. दूसरे पे 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. तीसरे पे 27 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. और आखिरी पे 1000 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. ठीक है, और एक चार्ज ओरिजिन पे कितना? 1 कूलम. और हमें पता लगाना है कि इस ओरिजिन वाले चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी. व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटलाइन अप्रोच. क्या होगा प्रॉब्लम का? देखिए, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख ले. एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सीक्वेंस का. हमने कई बार क्लास 11th में देखा था कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो अगर आप 1 + 2 + 3 टिल कहाँ तक लिखते हो? n तक, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो हमने इसे कई बार 11th में अप्लाई किया. इसका फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाइड बाई n + 1/2. ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड होगा जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो अब देखिए अप्रोच क्या होगा कि वी नो वी अप्लाई कूलम्स लॉ फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस. एक बार में हम एक पेयर के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अगर मल्टीपल फोर्सेस किसी पे लग रही हैं तो इन सब फोर्सेस को हम एडअप कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 कूलम पे 10 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा है वो भी फोर्स लगाएगा, 20 पे जो रखा है वो भी लगाएगा, और जो 100 पे रखा है वो भी लगाएगा. यानी इन ऑल टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगेगी, तो यू कैन से 10 फोर्सेस. ठीक है, मान लीजिए इसको मैं Q1 कह रहा हूँ, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q10. तो देखिए Q1 इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, से विद अ फोर्स F1. Q2 भी इसको रिपेल करेगा, सेम साइन है, से विद अ फोर्स F2. Q3 भी इसको रिपेल करेगा, सो ऑन, और Q10 भी इसको रिपेल करेगा. ठीक है, तो सभी फोर्सेस किधर बनेंगी? लेफ्ट साइड. तो ये अपने को एक एडवांटेज होगा जब हम फोर्सेस ऐड करेंगे. इट विल बी द केस ऑफ 1D, 1 डायमेंशनल केस हो जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1. तो इफ यू अप्लाई कूलम्स लॉ, F1 इज द फोर्स बिटवीन 1 कूलम एंड दिस वन 1 इंटू 10 पावर माइनस 8. इस पेयर पे हम कूलम्स लॉ लगा रहे हैं. तो K इज द कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम आखिरी में रख देंगे. प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो पहला 1 कूलम है, दूसरा ये है, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 8, राइट, डिवाइडेड बाई, अब इनके बीच का देखिए डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक, इसी तरह देखिए F2 कितना होगा? तो F2 किसके बीच में आप निकाल रहे हो? 1 कूलम और इस वाले चार्ज जो 20 पे रखा है 8 इंटू 10 पावर माइनस 8. तो F2 इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं. ठीक है, तो इसका F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K, पहला चार्ज 1 कूलम, दूसरा 8 इंटू 10 पावर माइनस 8. अब इनके बीच का देखो क्या डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. जो आखिरी फोर्स होगी F10 वो कितनी होगी? तो वो ये 1 कूलम और इस वाले के बीच में निकालेंगे ना. तो K, पहला चार्ज 1 कूलम, आखिरी वाला 1000 इंटू 10 पावर माइनस 8, डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0 और 100 के बीच में 100 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक, तो ये तो हमारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया, F1, F2, F3 टिल F10. ठीक है, अब देखिए जो नेट फोर्स होगी 1 कूलम वाले चार्ज पे, वो इन सब का क्या होगा? वेक्टर एडिशन. फॉर्चुनेटली जितनी भी फोर्सेस है वो सब किधर है? लेफ्ट साइड. तो सभी फोर्सेस लेफ्ट साइड है, तो सबके मैग्नीट्यूड एड अप हो जाएंगे, तो हमें वेक्टर साइन लगाने की नीड नहीं होगी. सो वी कैन से द नेट फोर्स विल बी व्हाट? F1 प्लस F2 टिल F10. तो हमारी जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? अब देखिए कई फैक्टर्स हम कॉमन ले सकते हैं. K 10 पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 4. तो K 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 4. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? पहला टर्म आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर. देन वी विल हैव
8 divided by 20 square, then we will have तीसरा वाला 27 divided by 30 square, so on till we will have 1000 divided by 100 square. ठीक है. Now see, अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, ये तो और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस विल बी +4, so we'll have 10 power -4. अब देखिए सब में you can take 10 कॉमन, तो you can write 1 into 10 स्क्वायर प्लस. अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हो आप, अगर आप देखिए 8 को हम लिख सकते, इसको 1 को आई कैन राइट 1. अगर मान लीजिए आप देखो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, ये 1 है, 1 का क्यूब इज 1. 8 को क्या लिखा जाता है 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 1000 को 10 का क्यूब. तो आप देख रहे हो जो नंबर ऑफ चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 वो क्या है क्यूब के फॉर्म में आ रही है. पहला वाला 1 का क्यूब, दूसरा वाला 2 का क्यूब, तीसरा वाला 3 का क्यूब. तो यू कैन राइट 1 क्यूब, 2 क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 into 10 होल स्क्वायर 20 को, 3 क्यूब, 3 into 10 होल स्क्वायर टिल 10 क्यूब, 10 into 10 होल स्क्वायर. ठीक. नौ अब आप देखो हर डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर कॉमन है, सब में 10 स्क्वायर कॉमन है, तो इसको भी आप ब्रैकेट के बाहर ले आइए. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बचा ना इधर, 2 क्यूब बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर, प्लस 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर टिल 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर. ठीक. अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 1 क्यूब बाई 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर विल बी 2, 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर विल बी 3, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर विल बी 10. तो ये हो जाएगा k 10 पावर -4, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा 10 पावर -6, एंड व्हाट इज देयर 1 + 2 + 3 टिल 10. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट. तो अब अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फोर्स कितनी आ जाएगी, k × 10 पावर -6 इंटू n को 10 ले लें, 10 + 1 दैट इज 11/2. यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का. ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 इंटू 11/2. ठीक है. जब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 4.95 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन्स. ठीक. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम केप्ट एट द ओरिजिन. ओके. Now let's see problem number 33 of the workbook. It is saying we have two small positively charged spheres which have a combined charge of 5 × 10 power -5 coulomb. If each sphere is repelled from each other by a force of 1 Newton when they are 2 meter apart, what is the charge on each sphere? ठीक. तो आपको दो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दिए और उसका कंबाइंड चार्ज दिया हुआ है, और कहा जा रहा है जब आप उन्हें 2 मीटर अपार्ट रख दिए तो उनकी रिपल्सिव फोर्स दी हुई है, और आपको ओरिजिनल चार्जेस क्या उनमें वो पता लगाना है. ठीक है. सी यहाँ पे प्रोसीड करने के पहले एक मैथमेटिकल स्किल्स देख ले, क्योंकि जितनी भी अभी हम ये प्रॉब्लम 33 और आगे भी कई प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें कई मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ होगा. तो एक इंपॉर्टेंट स्किल देख ले कि हम मॉडुलस वैल्यू को कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन द मॉडुलस वैल्यू. तो देखिए जहाँ पे नंबर्स होता है तो बड़ा सोचना नहीं होता, जैसे -7 यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 7, 8 यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 8. तो यहाँ अपने को ज़्यादा नहीं सोचना होता. बट जहाँ पैरामीटर होता है, वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा x, तो हम मैथ्स में देखे थे और 11th में हमने सब्जेक्ट में भी देखा था कि मॉड ऑफ x अगर ओपन करना है तो वी डोंट नो कि x होगा क्या. तो वी से कि इट विल बी सिंपली x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड इट विल बी माइनस ऑफ x अगर x लेस देन 0 है. इक्वल टू 0 आप कहीं पे भी लगा सकते हो. तो अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज़ उसको लिख देते हैं, और अगर वो निगेटिव है तो हम उसके साथ एक और माइनस साइन लगा देते हैं, जिससे वो माइनस ऑफ माइनस विल बी पॉजिटिव. ठीक. तो अगर इस बेसिक प्रॉपर्टी को
Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे लगाते हो, से वी हैव अ मॉडुलस Q1 Q2 और मुझे इसे ओपन करना है। तो देखिए अगर ये सेम साइन के होंगे ना, सेम साइन का मतलब क्या हो गया, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो अगर ये सेम साइन के होंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर आप पॉजिटिव का मॉडुलस ओपन करोगे तो यू विल हैव व्हाट, Q1 Q2 ना। और अगर ये ऑपोजिट साइन के होंगे, अगर ये ऑपोजिट साइन के होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तब ये वाला लगा दोगे आप कॉन्सेप्ट, तो मॉडुलस ओपन करने पे क्या आ जाएगा, -Q1 Q2, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्किल्स को हम याद रखेंगे, कई जगह ये अप्लाई होंगी कि अगर आप मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 को ओपन कर रहे हो तो अगर वो सेम साइन के है इट विल बी Q1 Q2, और अगर वो ऑपोजिट साइन के है इट विल बी -Q1 Q2, ठीक है। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 33। इट इज सेइंग वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2, और दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको आगे इसकी नीड पड़ेगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो अभी हमने देखा ये ओपन करने पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2, और जो इनकी कंबाइंड वैल्यू आ रही है सम, वो कितनी है, 5 × 10 पावर -5 कूलम, ये अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जब इनको आपने कितनी दूरी पे रखा है, 2 मीटर पे, तो जो इनके बीच में फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन की है, और हमें दोनों चार्जेस की वैल्यूज को पता लगाना है, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई कूलम्स लॉ, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। देखिए कूलम्स लॉ का ऐसी प्रॉब्लम है बस एक स्टेप पे यूज़ होगा, बाकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम की कवरेज है वो मैथमेटिकल है, समझ रहे हो आप। ऐसी प्रॉब्लम्स में कूलम्स लॉ बस एक इक्वेशन फॉर्म कर देगा, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ होगा। तो फोर्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी, कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10 पावर 9, Q1 Q2 मॉडुलस विल बी व्हाट, Q1 Q2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 2², ठीक। तो देयरफॉर आई विल हैव द वैल्यू, अगर मैं Q1 Q2 को सब्जेक्ट बना लूँ, सो आई विल हैव द वैल्यू Q1 Q2 एज व्हाट, 2² डिवाइडेड बाई 9 × 10 पावर 9 कूलम स्क्वायर, बट आई एम नॉट राइटिंग कूलम स्क्वायर क्योंकि हमें यूनिट्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसकी वैल्यू आएगी, विल गेट 4.4 × 10 पावर -10, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब देखिए कूलम्स लॉ यहाँ पे एंड हो गया। अब हमें सिंपली केवल हमारी बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है, हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं Q1 Q2 और 2 मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन 2 से Q2 को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.4 × 10 पावर -10 बाई Q1, ठीक है। और इस थर्ड इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, Q1 + 4.4 × 10 पावर -10 बाई Q1 will be equal to what, 5 × 10 power -5. Let us multiply by Q1, so I'll get Q1² plus 4.4 × 10 power -10 will be equal to 5 × 10 power -5 Q1। इसको इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख देते हैं, so I'll get Q1² -5 × 10 power -5 Q1 plus 4.4 × 10 power -10 will be equal to 0, ठीक। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसमें, Q1 में, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, ओके। सो यू कैन सी इट इज ऑफ द फॉर्म A Q1² plus B Q1 plus C equals 0. What is the value of A? 1. What is the value of B? -5 × 10 power -5. What is the value of C? 4.4 × 10 power -10, ठीक है। नो अब हमें Q1 की वैल्यू निकालना है, तो सिंपली वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इधर वाला पहले कॉलम को इरेज कर दे रहा हूँ, so I will get Q1, the chord formula says -B plus -B² -4AC divided by
2a. So I'll get q1 is what? Let us put the value b, minus 5, minus of minus will be plus, 5 into 10 power minus 5, plus minus 5 into 10 power minus 5 square, minus 4, the value of a is 1, c is 4.4 into 10 power minus 10 whole under root divided by 2a, that is 2. Now let us see इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या आती है, ये देखते हैं. तो आई विल हैव 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 माइनस 4 इंटू 4.4 एक्सपोनेंट माइनस 10. तो यू विल हैव द वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस माइनस 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये आपकी Q1 की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब देखिए एक बार अगर हम प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, तो व्हाट आई विल गेट. तो अगर आप प्लस लेते हो तो यू विल गेट द आंसर 3.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम्स. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. अब देखिए ये तब है जब हमने यहाँ प्लस साइन लिया है. ठीक है, जब हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया है, ये Q1 की वैल्यू है. अब अगर आपको Q2 निकालना है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था Q1 प्लस Q2 कितना था, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, दैट वॉज इक्वेशन 1. यहाँ मैंने इरेज कर दिया, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ. इनका सम कितना था, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. ये इक्वेशन 1 थी हमारी, फिर से मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ मैं इसे रेफर कर रहा हूँ. ठीक, तो अगर Q1 की ये वैल्यू है तो Q2 कितना होगा, सिंपली आप 5 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो यू विल गेट व्हाट, 1.15. तो Q2 की वैल्यू आएगी 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक, अच्छा अगर आप यहाँ माइनस ले लें तब देखिए क्या होगा. तो अगर आप माइनस लेते हो तो यू विल हैव द आंसर 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. ठीक, अगर आप यहाँ माइनस साइन लोगे तो Q1 ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. और अगर Q1 ये होगा, अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि Q1 Q2 का सम तो कांस्टेंट है, तो Q1 ये होगा तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. राइट, तो यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 आर सिमेट्रिकल. अगर Q1 3.85 है तो Q2 1.15 है, अगर Q1 1.15 है तो Q2 3.85 है. तो व्हाट विल बी द आंसर. हमसे ये पूछा गया था कि दोनों चार्जेस क्या होंगे, तो आंसर क्या होगा, यू कैन राइट द चार्जेस विल बी 1.15 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम एंड 3.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स. ओके, okay, now let us see problem number 43 of the workbook. It is saying that we have two identical metal spheres having charges of opposite sign and they attract each other with a force of 0.108 newtons when separated by 0.5 meter. Then it is being told that the spheres are brought in contact with each other and then separated. और अब इनके बीच में they are repelling each other with a force of 0.036 newtons. पूछ रहा है what were the initial charges. ठीक, तो सी व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, यानी दोनों के रेडियाई सेम होंगे, दोनों के रेडियाई सेम होंगे और दोनों पे जो चार्जेस की साइन है वो ऑपोजिट है. ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट है. और जब ये 0.5 मीटर पे रखे गए हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है. फिर कह रहा है आपने इन्हें टच किया और टच करने के बाद आप फिर उसी डिस्टेंस पे रख दिए और अब ये रिपेल कर रहे हैं और वो फोर्स दी हुई है. और इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगाना है कि हमारे स्फीयर्स पे इनिशियली क्या चार्जेस होंगे. ठीक, तो देखिए जो प्रॉब्लम की आउटलाइन है वो वैसी ऐसी एक सिमिलर प्रॉब्लम अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी. सिंपली देखिए यहाँ कूलम्स लॉ का बड़ा छोटा सा एप्लीकेशन है. ज़्यादा जो प्रॉब्लम में कवरेज होगी वो मैथमेटिकल स्किल्स होगी, फॉर्मिंग द इक्वेशंस एंड सॉल्विंग द इक्वेशंस. ठीक है, कूलम्स लॉ तो बस 2 इक्वेशन बना देगा, उसके बाद पूरी मैथ्स है. ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें
सबसे पहले हम चार्जेस इनिशियल ले लेते Q1 Q2। तो एक पॉइंट यूज होगा कूलम्स लॉ लगाने का, दूसरा पॉइंट यहाँ यूज होगा कंडक्शन में। हमने पढ़ा था कि जब आप दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को अगर रेडियस सेम है और उन्हें टच करते हो और हटाते हो तो जो टोटल चार्ज होता है उनका, जो टोटल चार्ज होता है सम ऑफ द चार्जेस, वो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ यूज करेंगे। तो मान लेते हैं लेट द इनिशियल चार्जेस भी Q1 एंड Q2। लेट द इनिशियल चार्जेस भी Q1 एंड Q2। ठीक है, अब देखिए हमारी प्रॉब्लम ये कह रही है कि Q1 एंड Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ध्यान दीजिएगा, Q1 एंड Q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? इसका ये सिग्निफिकेंस होगा कि अगर आप इस मॉडुलस को ओपन करोगे तो ये क्या होगा? माइनस Q1 Q2। अगर आप इस मॉडुलस को ओपन करोगे तो ये आएगा माइनस Q1 Q2। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि जब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। तो इनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी दी हुई है हमें? आई गेस इट इज़ गिवन टू बी 0.108 न्यूटन। तो ये फोर्स दी है 0.108 न्यूटन। तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखते हैं इससे हमें क्या मैथमेटिकली मिलता है। तो अगर मैं कूलम्स लॉ लगा दूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0.108। कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 का मॉड माइनस Q1 Q2। आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q1 Q2? अगर हम Q1 Q2 को सब्जेक्ट बना ले, सो विल गेट माइनस 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, कूलम स्क्वायर होगी। ठीक है, और इससे आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, सो विल हैव द आंसर 3 × 10⁻⁻12। तो हमारा आंसर आएगा Q1 Q2 इज -3 × 10⁻⁻12। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये तो हमारे पहले पार्ट से इंफॉर्मेशन मिल गई कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट आ रहा है -3 × 10⁻⁻12। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम आगे क्या कह रही है कि अगर आपने इन दोनों स्फीयर को, दोनों सेम रेडियाई के आइडेंटिकल है ना, से Q1 Q2, और इनको टच कर दिया और अलग कर दिया। तो देखिए जब आप इन्हें टच करके अलग करोगे तो हमने कंडक्शन में क्या देखा था कि इनमें जो चार्जेस होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो लेट द कॉमन चार्ज बी व्हाट? Q। मान लेते हैं कॉमन चार्ज कितना है? Q है ना, और Q कितना होगा याद है? तो Q क्या हो जाता था? टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता था, यानी Q1 + Q2/2। ठीक है, तो लेट इट बी, ये Q की वैल्यू होगी जो अभी हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक, Q1 + Q2/2। अब देखिए, अब इस वाली इंफॉर्मेशन में कह रहा है जब आपने टच करके इन्हें कहाँ पे रख दिया? सेम डिस्टेंस पे। कितना? 0.5 मीटर में। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। कितनी फोर्स से? द फोर्स इज गिवन टू बी 0.036 न्यूटन। तो यहाँ से कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ Q? Q की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस अप्लाई कूलम्स लॉ। सो अगेन आई एम अप्लाइंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 is Q, Q2 is Q divided by R square. So what is F? 0.036 coulombs constant 9 × 10⁻⁹. Q square का mod will be Q square divided by 0.5 का square. So you will have the value of Q to be what? 0.5 square into 0.036 divided by 9 10⁻⁹ होल अंडर रूट। तो मैथमेटिकली इवेल्युएट करने पे ये आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन सी कैपिटल Q इज इक्वल टू व्हाट? Q1 + Q2/2। तो अब अगर मैं कैपिटल Q की जगह Q1 + Q2/2 रख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सो आई विल हैव द इक्वेशन Q1 + Q2/2 is what? 1 × 10⁻⁻6. So I'll get Q1 + Q2 will be what? 2 × 10⁻⁻6. Let it be equation number 4. ठीक,
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 इज गिविंग यू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 4 इज गिविंग यू द सम ऑफ Q1 एंड Q2। तो अगर मुझे Q1 Q2 सॉल्व करना है, अब सिंपल मैथ से इक्वेशन नंबर 1 में Q2 या Q1 को सब्जेक्ट बना लीजिए, इक्वेशन 4 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 से आई विल हैव Q2 टू बी व्हाट, -3 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई Q1, और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। सो आई विल हैव Q1 प्लस -3 इंटू 10 पावर -12, Q1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -6। ये हमारी इक्वेशन आ गई, जिसको सॉल्व करने पे हमें Q1 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ आगे की वर्किंग करने के लिए। तो सी मैं Q1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो आई विल गेट Q1 स्क्वायर -3 इंटू 10 पावर -12 will be equal to what, 2 into 10 power -6 Q1। so I will get Q1 square, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख ले, 2 into 10 power -6 Q1, then we will have what, -3 into 10 power -12 will be 0। is it of this form, a Q1 square plus b Q1 plus c will be 0। what is the value of a, 1। what is the value of b, -2 into 10 power -6। what is the value of c, -3 into 10 power -12। ठीक है, तो अगर मैं Q1 की वैल्यू पता लगाना चाहता हूँ, लेट अस पुट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac divided by 2a। so I'll have the value -b, that makes minus plus 2 into 10 power -6 plus minus b square, that is -2 10 power -6 square, -4 AC, तो -4 a is 1, c is -3 into 10 power -12 whole under root divided by twice of a, that is 2। so you'll get Q1 to be what, so अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, so I'll get 2 into 10 power -6 प्लस -4 into 10 power -6 by 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखिए क्या क्या आएगी, तो अगर आप प्लस लेते हो 2 + 4 6, 6 by 2 3, तो एक वैल्यू आएगी 3 into 10 power -6 कूलम, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, तो अगर आप माइनस लेते हो तो 2 - 4 will be -2 and -2 by 2, that makes -2 by 2 1 -1, तो I'll get -1 into 10 power -6 कूलम। ठीक है, तो Q1 की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी। अब देखिए Q1 प्लस Q2 का सम क्या है, 2 माइक्रो कूलम 10 पावर -6 मेक्स 2 माइक्रो कूलम। तो अगर आप Q1 को 3 ले रहे हो तो Q2 विल बी -1। ठीक, तो अगर Q1 कितना है 3 into 10 पावर -6 कूलम, तो इट इम्प्लाइज दैट Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो Q2 को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे 2 - 3 यानी -1 into 10 पावर -6 कूलम, और अगर आप Q1 को -1 into 10 पावर -6 कूलम लोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो Q2 हो जाएगा -1 इधर चला जाएगा, 2 -1 प्लस 1, तो Q2 आ जाएगा 3 into 10 पावर -6 कूलम। तो यू कैन सी बोथ द वैल्यूज आर सिमेट्रिकल, यानी जो दो चार्जेस होंगे उनकी वैल्यूज क्या होंगी, 3 microcoulombs and -1 microcoulomb, 3 microcoulombs and -1 microcoulomb। So what will be the answer? Answer will be 3 microcoulomb and -1 microcoulomb। ठीक है, see problem number 48 of the workbook। It is saying that suppose there is an attractive nuclear force between the two protons which may be written as F is equal to CE power -kr whole divided by r square। ठीक है, और फिर आपसे पूछ रहा है by giving this information, पार्ट ए में पूछ रहा है राइट द डायमेंशनल फार्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट्स ऑफ C and K, और सेकेंड पार्ट में K की आपको वैल्यू दे दी गई है और कह रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कोलम्बिक रिपल्सन को बैलेंस कर रही है तो C की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो सी हमने लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज में वी हैव सीन कि न्यूक्लियस के अंदर
दो प्रोटॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जो कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर देती है और इसी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ठीक, सो द प्रॉब्लम इज सेइंग द न्यूक्लियर फोर्स इज गिवन एज C e power minus kr डिवाइडेड बाई r square। ओके, सो लेट्स सी पार्ट ए, द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वी नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डायमेंशंस इन क्लास 11 कि e की जो भी पावर होती है एक्सपोनेंट फंक्शन की, वो डायमेंशनलेस होती है, यानी ये चीज़ के आर क्या होगा, m0 l0 t0, और नेगेटिव का डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। r क्या है, लेंथ, तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इधर आ जाएगी, l पावर -1, एंड व्हाट विल बी द SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। ठीक, इसी तरह देखिए वी नो कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी वैल्यू होती है, याद है डायमेंशंस में हमने पढ़ा था कि ये पूरी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो C/r² का होगा। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, FR²। ठीक, तो दैट इज mLt-2, ये फोर्स होता है याद है, और r का L², तो हमारा आंसर आ जाएगा mL3t-2, ये हमारा C का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ C, तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, R की मीटर, तो SI यूनिट आ जाएगी C की न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट ए हो गया, द डायमेंशनल फॉर्मूले एंड द SI यूनिट्स ऑफ C एंड K। K का डायमेंशनल फॉर्मूला हो रहा है l पावर -1, SI यूनिट इज मीटर इनवर्स। C का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है mL3t-2, SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं पार्ट बी में। तो देखिए पार्ट बी, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जब दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस 5 फर्मी है, तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, सही है, Fn। ठीक, ये कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर दे रही है, से Fe। ठीक है, यहाँ मैं ये ब्लू वाली फोर्स मैंने बना दी क्या, Fe। तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है वो कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस कर दे रही है, और हमें K की वैल्यू कितनी दी हुई है, K की वैल्यू हमें दी है 1 फर्मी पावर -1, क्योंकि K की ऑलरेडी हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख चुके हैं, लेंथ की पावर -1 है, तो K की वैल्यू दी है 1 फर्मी पावर -1, और हमें C की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, तो लेट अस अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स विल बी 0, सो आई कैन राइट द न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, द इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर फोर्स, C e -kr by r² is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2। अब देखिए q1 क्या है, प्रोटॉन, दैट इज E, q2 भी क्या है, प्रोटॉन, दैट इज E² by r²। अब से r² कैंसिल आउट हो गया। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ k, तो k इज गिवन टू बी 1 फर्मी पावर -1। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, k और r, क्योंकि ये पूरी चीज़ क्या होगी, डायमेंशनलेस, तो अगर आप k को फर्मी इनवर्स में लिख रहे हो तो r को किस में रख दो, फर्मी में, तो फर्मी इनवर्स और फर्मी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिख दिया, सिंपली 1 फर्मी इनवर्स, राइट, ये हो गई k की वैल्यू। r कितना दिया हुआ है, 5 फर्मी, 5 फर्मी, ये देखिए मैं एकदम डिटेल यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब देखिए फर्मी इनवर्स और फर्मी कैंसिल आउट हो गया, और ये कितनी आ गई, 9 × 10 पावर 9, दैट इज द कूलम्स कांस्टेंट, इंटू 1.6 × 10 पावर -19 का होल स्क्वायर। ठीक, सो यू विल हैव द वैल्यू C E। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -5, क्या बचा यहाँ पे, -5 इज 9 × 10 पावर 9 इंटू 1.6 × 10 पावर -19 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसे आगे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, so we will have, let us see what is the value of e power -5। so let's say e power -5 जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे या कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, you will have 6.7 × 10 पावर -3, so you can write C as what, 9 × 10 पावर 9 into 1.6 × 10 पावर -19 whole square divided by
6.7 into 10 power minus 3, which on solving by calculator you will get the value 3.4 into 10 power minus 26. अगर आप यूनिट्स भी लिखना चाहते हो यू कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का. ओके